उमंग शर्मा। आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे लखनवी अंदाज। यशपाल जी की लिखी हुई एक कहानी है ये, जो कि आपके क्लास 10th के जो टर्म 2 के एग्ज़ाम्स होंगे उनमें आएगी। इससे पहले वाले जो चैप्टर्स आपके टर्म 2 में आएंगे वो मैंने बना दिए हैं, वीडियोस अपलोड हो गई हैं। अगर आपने नहीं देखे हैं तो देखो, कोई प्रॉब्लम है तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। देखिए, इस टाइप के जो चैप्टर्स होते हैं जिनमें आपको एक कहानी दी जाती है, तो या तो हो सकता है कि कहानी की कोई दो लाइनें दे दी जाएं आपसे और उनके बारे में उनका संदर्भ या उनकी व्याख्या करवाएं। तो आप उनकी व्याख्या करेंगे, साथ में हो सकता है कि उनसे संबंधित कुछ प्रश्न आपको दिए जाएं या प्रश्नों के उत्तर आपसे पूछे जाएंगे। तो आज हम एक बार कहानी को पढ़ के कुछ प्रश्नों के उत्तरों को भी हल करेंगे। मैं कोशिश करूंगी जितने कम से कम टाइम में आपका ये चैप्टर कंप्लीट करा पाऊँ। तो आज कंप्लीट चैप्टर हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। लखनवी अंदाज कहानी की शुरुआत कुछ इस तरह होती है। लेखक को अपने घर से थोड़ी दूर कहीं जाना था। लेखक ने भीड़ से बचने, एकांत में किसी नई कहानी के बारे में सोचने व ट्रेन की खिड़की के बाहर व प्राकृतिक दृश्यों को निहारने के लिए लोकल ट्रेन के सेकंड क्लास का कुछ महंगा टिकट खरीद लिया। देखिए, जितने भी लेखक होते हैं वो हमेशा शांति वाली जगह पर सोचना पसंद करते हैं, क्योंकि जो लोग लेखक होते हैं जब अपनी कविताओं को या कहानियों को लिखते हैं तो उनको सोचना बहुत पड़ता है, उनको इमेजिन करना पड़ता है। और वो इमेजिनेशन कहाँ पर हो सकती है? एक शांत जगह पर। जब वो स्टेशन पहुँचे तो गाड़ी छूटने ही वाली थी, इसलिए वो सेकंड क्लास के एक छोटे से डिब्बे को खाली समझकर उसमें चढ़ गए। लेकिन जिस डब्बे को वो खाली समझकर चढ़ गए थे, वहाँ पहले से ही एक लखनवी नवाब बहुत आराम से पालती मारकर बैठे हुए थे और उनके सामने दो ताजे खीरे एक तौलिया के ऊपर रखे हुए थे। बच्चों, मैं बहुत ज़्यादा समझाऊंगी नहीं, क्योंकि बहुत ही साधारण सी हिंदी भाषा में लिखा हुआ है, तो मुझे पता है इसे आप आसानी से समझ पा रहे हैं। बहुत इंटरेस्टिंग कहानी है, एक बार देखते हैं। लेखक को देख नवाब साहब बिल्कुल भी खुश नहीं हुए, क्योंकि उन्हें अपना एकांत भंग होता हुआ दिखाई दे रहा था। उन्होंने लेखक से बात करने में भी कोई उत्साह या रुचि नहीं दिखाई। लेखक उनके सामने वाली सीट पर बैठ गए। जो लखनवी जिनके बारे में एक लखनऊ से कोई जो साहब थे, कोई नवाब थे, वो बैठे हुए थे सामने वाली उसमें बर्थ पे, उन्हीं के सामने लेखक भी सामने वाली बर्थ पे बैठ गए। लेखक खाली बैठे थे और कल्पनाएं करने की उनकी पुरानी आदत थी, इसलिए वो उनके आने से नवाब साहब को होने वाली असुविधा का अनुमान लगाने लगे। वो सोच रहे थे, शायद नवाब साहब ने अकेले सुकून से यात्रा करने की इच्छा से सेकंड क्लास का टिकट लिया होगा। अब देखिए, यहाँ पर बात हो रही है कि कल्पनाओं की। जो भी लेखक होते हैं वो बहुत ज़्यादा कल्पनाएं करते हैं, तभी वो कहानियों को लिख पाते हैं। यहाँ पे क्या हो रहा है, जिस तरीके से लेखक ये सोच कर आए थे कि मैं शांति वाली जगह मिलेगी, मुझे कोई डिस्टर्ब करने वाला नहीं होगा और मैं वहाँ पर अपनी कहानियों को लिखूंगा। अब वो किसका अंदाज़ा लगा रहे हैं? वो जो सामने बैठे हुए थे नवाब साहब, उनका असुविधा का अनुमान लगा रहे हैं और सोच रहे हैं कि शायद इन्होंने भी यही सोचकर एक सेकंड क्लास के डिब्बे का टिकट लिया होगा कि वो यहाँ पर आसानी से बैठेंगे। लेकिन अब उनको यह देखकर बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा होगा कि शहर का कोई सफ़ेद पोश व्यक्ति उन्हें सेकंड क्लास के सफ़र में देखे। उन्होंने अकेले सफ़र करने के वक्त अच्छे से कट जाए यही सोचकर 2 खीरे खरीदे होंगे, परंतु अब किसी सफ़ेद पोश आदमी ने के सामने खीरा कैसे खाएं? ठीक है, साधारण सी बातें सोच रहे हैं। नवाब साहब गाड़ी की खिड़की से लगातार बाहर देख रहे थे और लेखक कनखियों से नवाब साहब की ओर देख रहा था। देखो, जो नवाब साहब थे वो खिड़की से बाहर देख रहे थे और जो लेखक था वो ऐसी टेढ़ी निगाहें करके, जब हम किसी को देखना चाहते हैं ना और हम ये भी नहीं चाहते कि उसे पता चले, तो हम तिरछी निगाहों से उसे देखते हैं, वैसे लेखक नवाब साहब को देख रहे थे। अचानक नवाब साहब ने लेखक से खीरा खाने के लिए पूछा, लेकिन लेखक ने नवाब साहब को शुक्रिया कहते हुए मना कर दिया। उसके बाद नवाब साहब ने बहुत ही तरीके से खीरों को धोया और उन्हें छोटे छोटे टुकड़ों में काटा। फिर उसने जीरा लगा नमक मिर्च लगाकर उनको तौलिए में करीने से सजाया। इसके बाद नवाब साहब ने एक और बार लेखक से खीरे खाने के बारे में पूछा, क्योंकि लेखक पहले ही खीरा खाने से मना कर चुके थे, इसलिए उन्होंने अपना आत्मसम्मान बनाए रखने के लिए इस बार पेट
खराब होने का बहाना बनाकर खीरा खाने से मना कर दिया। समझ गए होंगे कि वो दूसरी बार फिर से पूछते हैं खीरे के लिए नवाब साहब, और लेखक इस बार फिर से मना करते हैं कि नहीं मेरा पेट खराब है। वो बहाना बनाते हैं, क्योंकि होता ही है कि जब हम एक बार मना कर चुके होते हैं तो दोबारा लेने में मतलब ऐसे अच्छा नहीं लगता, तो वो दोबारा वापस मना करते हैं कि नहीं मेरा पेट ठीक नहीं है। लेखक के मना करने के बाद नवाब साहब ने नमक मिर्ची लगे हुए खीरों को टुकड़ों को देखा, फिर खिड़की से बाहर देखकर वह एक गहरी सांस ली। उसने नवाब साहब खीरे की एक फाक को उठाकर होठों तक ले गए। फाक को सूंघा, स्वाद के आनंद में नवाब साहब की पलकें मूंद गईं। मुंह में भर आए पानी का घूंट गले में उतर गया। उसके बाद नवाब साहब ने खीरे के उस टुकड़े को खिड़की से बाहर फेंक दिया। अब क्या हुआ, मुंह तक लेकर गए, सूंघा, अच्छा लगा खुशबू, लेकिन फिर भी उस खिड़की से बाहर उसको फेंक दिया। ऐसा क्यों किया, देखते हैं आगे। सॉरी बच्चों, मेरा गला थोड़ा सा खराब है। इसी प्रकार नवाब साहब खीरे के टुकड़ों को होठों के पास ले जाते, फिर उनको सूंघते और उसके बाद उन्हें खिड़की से बाहर फेंक देते। खिड़की के सारे टुकड़ों को, खीरे के सारे टुकड़ों को बाहर फेंकने के बाद उन्होंने आराम से तौलिया से हाथ पोंछकर होठों को पोंछा। फिर बड़े गर्व से लेखक की तरफ देखा, जैसे लेखक को कहना चाह रहे हों कि यही है खानदानी रईसों का तरीका। ठीक है, नवाब क्या होते हैं, जो लखनऊ के नवाब होते हैं ना, उनका एक अलग ही मिजाज होता है, एक अलग ही अंदाज होता है। तो उनकी तरफ देख रहे हैं जब नवाब साहब, जो लखनऊ के नवाब हैं, वो जब सामने लेखक की ओर देख रहे हैं, तो लेखक को कैसा लग रहा है, जैसे वो ये कहना चाह रहे हो कि हम खानदानी रईसों का तो यही एक तरीका है। नवाब साहब खीरे की तैयारी और इस्तेमाल से थक कर लेट गए। उन्होंने सोचा कि क्या सिर्फ खीरे को सूंघकर ही पेट भरा जा सकता है। तभी नवाब साहब ने एक जोरदार डकार ली और बोले, खीरा लजीज होता है पर पेट पर बोझ डाल देता है। यह सुनकर लेखक के चक्षु खुल गए। उन्होंने सोचा कि जब खीरे की सुगंध और स्वाद की कल्पना से ही पेट भरकर डकार आ सकती है, तो बिना किसी विचार, घटना, कथा वस्तु और सिर्फ लेखक की इच्छा मात्र से नई कहानी भी तो लिखी जा सकती है। अब ये वाली लाइनें हैं जो थोड़ा सा समझने की है। जब उन्होंने खाया भी नहीं और खाने का उनको पूरा स्वाद लगा, तो आप लेखक सोच रहे हैं कि जब खीरा खाया नहीं, केवल उसकी सुगंध से पूरा स्वाद लिया जा सकता है, तो जो मैं सोच कर आया था कि एक मतलब मैं कुछ विचार करूँगा, सोचूंगा, कुछ घटनाओं को देखूंगा और अपनी कहानी को पूरा करूँगा। अगर आप इस तरीके की कोई भी घटनाएं ना हो, कोई विचार दिमाग में ना आए, तो भी नई कहानी को लिखा जा सकता है, जब खीरे को बिना खाए भी पेट भरा जा सकता है। ये थी एक छोटी सी कहानी। अब आपसे प्रश्न कैसे पूछे जाएंगे वो देखते हैं। देखिए यहाँ पे पहला प्रश्न, लेखक को नवाब साहब ने किन हाव भाव से महसूस हुआ कि वो उनसे बात करने के लिए तनिक भी उत्सुक नहीं है। भीड़ से बचकर यात्रा करने के उद्देश्य से जब लेखक सेकंड क्लास के डिब्बे में चढ़ा, तो उसने एक नवाब साहब पहले से बैठे हुए थे। लेखक को देखकर नवाब साहब के व्यवधान पड़ा, जिससे उनके चेहरे पर व्यवधान के भाव उभर आए। नवाब साहब की आंखों में असंतोष का भाव उभर आया। उन्होंने लेखक से बातचीत करने की पहल नहीं की। लेखक की ओर देखने के बजाय वे खिड़की के बाहर देखते रहे। कुछ देर बाद वे डिब्बे की स्थिति को देखने लगे। इन हाव भाव को देखकर लगा कि वो जो नवाब साहब हैं वो लेखक से बात करने में ज़रा भी उत्सुक नहीं है, या फिर उनसे बात करने में ज़रा भी मतलब अपना इंटरेस्ट नहीं दिखा रहे हैं। ठीक है, तो ये आप कर दोगे। उसके बाद नंबर 2, नवाब साहब ने बहुत ही यत्न से खीरा काटा, नमक मिर्च भुरका, अंततः सूंघकर ही खिड़की के बाहर फेंक दिया। उन्होंने ऐसा क्यों किया होगा? उनका ऐसा करने के कैसा स्वभाव को इंगित करता है। देखिए, आपको कोई भी एक पूरी कहानी का कोई भी एक हिस्सा दे दिया जाएगा और उस पर आपसे पूछा जाएगा कि आपके हिसाब से उन्होंने ऐसा क्यों किया होगा। तो सब अपने अपने विचार प्रकट कर सकते हैं। मुझे जो यहाँ पे लगा वो मैंने लिख दिया। नवाब साहब ने यत्नपूर्वक खीरा काट कर नमक मिर्च छिड़का और
और सूंघ कर खिड़की से बाहर फेंक दिया। उनका ऐसा करना उनकी नवाबी ठसक दिखाता है। नवाबी ठसक क्या होता है कि एक होता है ना नवाबों वाला जो रौब होता है, वो दिखाता है। वे लोगों के कार्य व्यवहार से हटकर अलग कार्य करके अपनी नवाबी दिखाने की कोशिश करते हैं। हम बाकी आम लोग क्या करते हैं, यही सारी प्रक्रिया करते हैं। खीरा काटते हैं, नमक मिर्च डालते हैं, सूंघते हैं और उसके बाद उसको खा लेते हैं। लेकिन फेंक देना अपने आप को आम लोगों से अलग दिखाना था। उनका ऐसा करना उनके अमीर स्वभाव और नवाबीपन दिखाने की प्रक्रिया या स्वभाव को इंगित करता है। आप लोग चाहे तो वीडियो को सेव कर लेना, चाहो तो स्क्रीनशॉट ले लो, जैसा आप चाहो। बिना विचार घटना और पत्रों के भी क्या कहानी लिखी जा सकती है। यशपाल के इस विचार से आप कहाँ तक सहमत हैं? लास्ट में उन्होंने कहा ना कि बिना विचारों की भी कहानी को लिखा जा सकता है। लेखक का मानना है कि बिना विचार घटना और पत्रों के भी क्या कहानी लिखी जा सकती है, अर्थात विचार घटना और पात्र के बिना कहानी नहीं लिखी जा सकती। मैं लेखक के इन विचारों को पूर्णतः सहमत हूँ। वास्तव में कहानी किसी घटना विशेष या वर्णन ही तो है। आप कहानी क्या होता है, कहानी क्या चीज़ है? कोई एक घटना होती है। कुछ तो होता ही है ना कहानी के अंदर, तो कहानी को ऐसे नहीं लिखा जा सकता। इसका कारण क्या था, जब घड़ी परिणाम क्या रहा तथा इस घटना से कौन कौन प्रभावित हुआ आदि का वर्णन ही कहानी है। घटना में क्या, पूरी घटना में क्या हुआ, इससे कौन कौन प्रभावित हुआ, कौन कौन लोग थे, इसी को हम कहानी कहते हैं। एक लास्ट प्रश्न, क्या सनक का भी कोई सकारात्मक रूप हो सकता है? यदि हाँ तो ऐसी सनकों का उल्लेख कीजिए। सनक समझते हैं ना आप, किसी व्यक्ति में कि दिमाग में सनक आती है वो। हाँ, सनक का सकारात्मक रूप भी होता है। प्रसिद्ध वैज्ञानिकों की सफलता के पीछे उनकी सनक ही होती है। वे अपनी सनक के कारण ही अपना लक्ष्य पाए बिना नहीं रुकते। दशरथ मांझी ने अपनी सनक के कारण ही पहाड़ काटकर ऐसा रास्ता बना दिया जिससे वजीरगंज अस्पताल भी कहीं दूर से मटकर एक चौथाई रह गया था। आपने शायद ये कहानी सुनी होगी। ये एक उदाहरण दे दिया है इसमें कि दशरथ मांझी ने उनकी एक प्रेमिका जब बीमार थी तो उन्होंने, क्योंकि अस्पताल बहुत दूर था, उनको ले जाना वहाँ तक पॉसिबल नहीं था, तो उन्होंने दम तोड़ दिया। तो उन्होंने क्या किया, एक पहाड़ से ऐसा रास्ता बना दिया कि वो जो दूरी थी वो लगभग एक चौथाई रह गई थी, आधी से भी कम रह गई थी। अपनी सनक के कारण भारतीय माउंट मैन के नाम से जाने जाते हैं। ठीक है, ये कुछ प्रश्न थे। एक और प्रश्न है, देख लेते हैं। नवाब साहब ने व्यवहार में अचानक कौन कौन सा बदलाव आए और क्यों? सेकंड क्लास के डिब्बे में जैसे ही लेखक चढ़ा, सामने एक सफ़ेद पोश सज्जन को बैठे पाया। लेखक का यूं आना उन्हें अच्छा न लगा और वे खिड़की के बाहर देखने लगे, पर अचानक ही अपने व्यवहार को बदलाव आ गया। उन्होंने लेखक को खीरा खाने के लिए कहा। ऐसा करके वे अपनी शराफत का नमूना प्रस्तुत करना चाहते थे। आगे, लेखक ने ऐसा क्या देखा कि उसके चक्षु खुले रह गए? आपने याद होगा ना, हमने कहानी में पढ़ा था। लेखक ने देखा कि नवाब साहब ने खीरे पे नमक मिर्च लगी फाकों को खाने के स्थान पर सूंघकर खिड़की से बाहर फेंक दिया। बाद में उन्होंने डकार लेकर तृप्ति, आप जब कुछ अच्छा खाते हैं तो आपको तृप्ति होती है, तृप्ति और संतुष्टि दिखाने का प्रयास किया। यही देखकर लेखक के जो चक्षु थे, चक्षु का मतलब होता है नयन, ठीक है, या आंखें खुले रह गए। ये कुछ प्रश्न थे, आपसे इसी तरीके के प्रश्न पूछे जाएंगे। बच्चों, मैं उम्मीद कर रही हूँ कि आपको समझ में आया होगा। बहुत ही साधारण सिंपल सा चैप्टर था। बाकी वालों को भी आप देख लो चैप्टर्स को। अगर आपको पसंद आ रहा है तो आप प्लीज़ वीडियो को लाइक करके मुझे ज़रूर बताना, ठीक है, मुझे पता चलेगा तभी कि आपको वीडियोस पसंद आ रही है। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय। थैंक यू सो मच बच्चों। चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना। बाय।